तो हेलो फ्रेंड, चलिए यूनिट 9 को डिस्कस करते हैं। तो इसमें उद्देश्य ये है कि महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर किया जा सके, जिससे कि यूनिट 9 भी थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि लोक प्रशासन है तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए इसको कवर करने का प्रयास है। चलिए देखते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं, तो एक अच्छा टॉपिक होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला चैप्टर, जिसमें लोक प्रशासन, अर्थ और विकास यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड एवोल्यूशन। तो लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा। तो वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन कानून को व्यापक तथा व्यवस्थित रूप से लागू करने की अभिव्यक्ति। एल डी व्हाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति का निर्माण व उसे लागू करना है। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन एक शासकीय विज्ञान है। मार्शल ई डिमाक का मत है कि लोक प्रशासन कहाँ तथा कैसे, व्हाट एंड हाउ से संबंधित है। लोक प्रशासन सरकार के किस अंग से संबंधित है? तो व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर यह सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। इसके समर्थक हैं वुडरो विल्सन, एल डी व्हाइट, मार्शल डिमाक और फिफ्नर। संकीर्ण दृष्टिकोण के आधार पर यह केवल कार्यपालिका से संबंधित है। इसके समर्थक हैं साइमन, लूथर गुलिक, हेनरी फ्योल और बिलोबी। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित दो दृष्टिकोण हैं। पहला एकीकृत दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण, और दूसरा है प्रबंधकीय यानी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। तो एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड डिस्कोर्स या इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है? एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन में सार्वजनिक नीतियों को लागू करने से लेकर प्रबंधन, तकनीक, कर्मचारी, चपरासी तथा सरकार के सभी अंग सम्मिलित हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक एल डी व्हाइट, दिमाग है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण यानी मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में लोक प्रशासन प्रबंधन की गतिविधियों तक ही सीमित है। इसमें उच्च श्रेणी के प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। लूथर गुलिक के अनुसार यह निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का प्रबंधन है, न कि इसमें तकनीकी व परंपरागत कार्य सम्मिलित है। अन्य समर्थक साइमन, स्मिथ, बर्ग और थॉमसन है। लोक प्रशासन विज्ञान या कला। तो विज्ञान का अर्थ है क्रमबद्धता, नियमितता तथा सामान्यीकरण, अर्थात विज्ञान के तहत किसी व्यवस्थित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से लोक प्रशासन एक विज्ञान है। ई एम व्हाइट, मैक्स वेबर, लूथर गुलिक इत्यादि विचारकों ने लोक प्रशासन को विज्ञान माना है। कौन कौन? व्हाइट, मैक्स वेबर, लूथर गुलिक। क्योंकि लोक प्रशासन में भी नियमितता तथा सिद्धांत निर्माण की व्यापक क्षमता है। कुछ विचारक लोक प्रशासन को कला मानते हैं। उनके अनुसार प्रशासन व्यक्तिगत क्षमता तथा गुणों से संबंधित है तथा इसमें व्यक्ति किसी नियमों से परे अपनी क्षमता के अनुसार प्रशासन की कला को संचालित करता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र। तो लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्कोर्ब से परिभाषित किया है। प्रत्येक शब्द के अनुसार पोस्कोर्ब का अर्थ है प्लानिंग, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसे POCCC से संबोधित किया। विलियम फ्रैंकल बिलोबी ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को 5 भागों में विभाजित किया। पहला सामान्य प्रबंधन, पहला है सामान्य प्रशासन, दूसरा है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पहला है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है कार्मिक प्रबंधन यानी पर्सोनल मैनेजमेंट, फिर चौथा है वित्तीय प्रशासन यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और पांचवा है भौतिक सामग्री की पूर्ति तथा भर्ती प्रशिक्षण। तो फुलफिलमेंट ऑफ मटेरियल गुड्स और ट्रेनिंग, इसमें रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। लेबियस मेरियम महोदय ने लूथर गुलिक तथा हेनरी फ्योल की विचारधारा की आलोचना की तथा कहा कि यह केवल प्रशासन के तकनीकी पक्षों पर जोर देता है, विषय वस्तु पर नहीं। स्वस्थ प्रशासन, कल्याणकारी निगम इत्यादि की बात नहीं करते। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र को समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिक उपागमों ने और अधिक विस्तृत किया। इसके द्वारा लोक प्रशासन में मनोबल, मानवीय संबंध, नेतृत्व, अनौपचारिक संगठन इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। निजी और लोक प्रशासन, तो प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो साइमन, मैरी फॉलेट, उर्विक जैसे विचारक लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर करते हैं। जहां लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है, वहीं निजी प्रशासन गैर राजनीतिक होता है।
लोक प्रशासन में नौकरशाही तथा लाल फीताशाही होती है। इसमें औपचारिकता तथा पद सोपान का विशेष महत्व होता है, जबकि निजी प्रशासन में दक्षता एवं व्यावसायिकता आधारित नौकरशाही होती है। लोक प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, निजी प्रशासन में निर्देशक बोर्ड मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर हेनरी फ्योल ने दोनों में अंतर को स्वीकार नहीं किया। हेनरी फ्योल के अनुसार दोनों में कर्मचारियों व अधिकारियों की समानता होती है, तो दोनों में अंतर को स्वीकार नहीं किया। हेनरी फ्योल के अनुसार दोनों में कर्मचारियों व अधिकारियों में समानता होती है। प्रशासनिक व्यवहार के नियम तथा संगठन के सिद्धांतों में भी समानता होती है। लोक प्रशासन का प्रशासन के रूप में विकास, तो सरकारी गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज, परंतु यह व्यवस्थित अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का आरंभ 18वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ था। 18वीं सदी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कैमरलवाद सरकारी कर्मचारियों के व्यवस्थित प्रबंधन से जुड़ा हुआ था। जॉर्ज जिंके कैमरलवादी समूह के सबसे प्रतिष्ठित विद्वान थे। जॉर्ज जिंके अमेरिका में पहली बार अलेक्जेंडर हैमिल्टन की पुस्तक द फेडरलिस्ट पेपर अंक 72 में लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। लोक प्रशासन का पहला पृथक शोध चार्ल्स एवं जॉब बुनिन द्वारा लिखित प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1812 में प्रकाशित होता है। साइमन के अनुसार जब दो व्यक्तियों ने संगठित होकर एक पत्थर को ढकेलना प्रारंभ किया, तभी से प्रशासन की शुरुआत हुई। तो लोक प्रशासन शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले हैमिल्टन ने द फेडरलिस्ट पेपर में पहली बार किया। लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है। वुडरो विल्सन का कहना था कि संविधान के निर्माण से अधिक मुश्किल है उसका क्रियान्वयन। उद्भव के चरण, तो निकोलस हेनरी ने लोक प्रशासन के विकास को 5 चरणों में विभाजित किया है। पहला, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन यानी पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। तो मूलभूत विषय प्रशासन का राजनीति से पृथक्करण। यह चरण वर्ष 1887 में वुडरो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शुरू हुआ। इन्हें लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। वुडरो विल्सन मानते हैं कि प्रशासन व्यापार का विषय है जिसे राजनीति से अलग किया जाना चाहिए। फ्रैंक जे गुडनाउ ने इस धारा को आगे बढ़ाया तथा अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में कहा कि राजनीति राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और प्रशासन का संबंध उसके क्रियान्वयन से है। उन्हें अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता, फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, फ्रैंक जे गुडनाउ को। बुक का क्या नाम था? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 1900 में बुक आई थी। लोक प्रशासन की पहली रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि एल.डी. वाइट के द्वारा 1926 में लिखी गई। फिर यह विशुद्ध रूप से लोक प्रशासन की पहली पुस्तक थी। इससे लोक प्रशासन के एकेडमिक रूप से विश्वविद्यालयों में स्थापित हुआ। वुडरो विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से अलग किया और तर्क दिया कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, जबकि प्रशासन का सरोकार नीतियों को लागू करने से होता है। विल्सन ने लोक प्रशासन का वर्णन व्यापार के एक क्षेत्र के रूप में किया। विल्सन मानते थे कि प्रशासन एक विज्ञान है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट, ऐसा विल्सन का मानना था। विल्सन ने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर जोर दिया तथा तर्क दिया कि एक संविधान की रचना सरल है, पर इसको चलाना बड़ा कठिन है। प्रशासन को एक विज्ञान होना चाहिए। फ्रैंक जे गुडनाउ ने वर्ष 1900 में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखी, जिसे अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। लोक प्रशासन शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले हैमिल्टन ने द फेडरलिस्ट पेपर में पहली बार किया। लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है। तो ये तो वही पेज 200 रिपीट हो रहा है। चलिए यहाँ से पढ़ेंगे। तो गुडनाउ के शब्दों में राजनीति का अर्थ नीतियों की अभिव्यक्ति से होता है, जबकि प्रशासन का संबंध इन नीतियों को लागू करने से होता है। दूसरा है प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण का काल। तो फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, फेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ये 1927 से 1937 के बीच का समय है। इसे लोक प्रशासन का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय हेनरी फ्योल, बिलोबी, मैरी पार्कर फोलेट, मून एवं रिले, लूथर गोलिक, उर्बिक इत्यादि विद्वानों ने प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण किया। इस चरण में लोक प्रशासन को विज्ञान माना गया। यह चरण वर्ष 1927 में W.F. बिलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ।
विलोबी ने पुस्तक में कहा कि प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं जिनको क्रियान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है, जिस प्रकार किसी भी विज्ञान में होते हैं। विद्वान मानते थे कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है। प्रशासन के सिद्धांत को सार्वभौमिक वैधता और प्रासंगिकता वाले होते हैं। फिर हेनरी फ्योल की रचना द जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949 है। लूथर गुलिक तथा ऑर्बिक ने पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 साथ यह चरण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस शोध पत्र की सामान्य थीसिस यह है कि मानव संगठन के अध्ययन द्वारा ऐसे सिद्धांतों पर आगमनात्मक तरीके से पहुंचा जा सकता है जो किसी भी प्रकार के मानव संबंधों की व्यवस्थाओं को नियमित कर सकते हैं। इस चरण के दौरान लोक प्रशासन अपनी प्रतिष्ठा के शीर्ष पर पहुंचा। इस चरण में निम्नलिखित पुस्तकें लिखी गई। विलोबी ने द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैरी पार्केट फोलेट द क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1930 में। फिर मून एवं रिले ने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1931 में लिखा। चुनौती का युग यानी फेज ऑफ चैलेंज 1938 से 47 के बीच। तो इस चरण का प्रारंभ चेस्टर ई बर्नार्ड की रचना द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1968 से माना जाता है। इसमें उन्होंने प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। इसी चरण में एल्टन मायो ने अनौपचारिक संगठनों पर बल दिया। रॉबर्ट डाहल ने अपने लेख द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1947 में इस बात का खंडन किया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। उन्होंने लोक प्रशासन में सिद्धांत निर्माण से संबंधित 3 बाधाओं का उल्लेख किया जो इस प्रकार है। पहला, विज्ञान मूल शून्य है जबकि प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य है। दूसरा, मनुष्य के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं जिससे उनके कार्य में भिन्नता आती है। तीसरा, प्रशासन सामाजिक ढांचे में कार्य करता है जो सभी जगह समान नहीं होते। इस चरण का मुख्य विषय था लोक प्रशासन के अध्ययन के मानव संबंध एवं व्यवहार उपागम की वकालत करना। लोक प्रशासन के दोनों ही निर्धारक स्तंभों को चुनौती दी गई। राजनीतिक प्रशासक द्विविभाजन के विचार को खारिज कर दिया गया है ना। राजनीतिक प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की डाइकोटमी को खारिज कर दिया गया। एल्टन मायो ने हैथॉन स्टडीज की हैथॉन अध्ययनों जो कि 1924 से 32 के बीच में हुआ में संगठनात्मक प्रभाविकता का निर्माण करने में अनौपचारिक संगठन का महत्व क्या है दिखाया। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका महत्व क्या है, संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल प्रभाविकता पैदा करने का ना के निर्धारण में। हर्बर्ट ए साइमन प्रशासन के सिद्धांतों के सबसे अहम आलोचक थे। उन्होंने इसको कहावत कहा। हर्बर्ट ए साइमन ने उन्होंने लोक प्रशासन को और अधिक वैज्ञानिक प्रशासन बनाने के लिए व्यवहार संबंधी उपागम की वकालत की। तो ये बिहेवियरल अप्रोच लेके आते हैं। वर्ष 1946 में हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी पुस्तक प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने तथाकथित सिद्धांतवादी दृष्टिकोणों को सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाई तथा उन्हें मुहावरों एवं किंवदंतियों की संज्ञा दी। वर्ष 1947 में हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रकाशित की। हर्बर्ट ए साइमन ने सिद्धांत उपागम के विकल्प के रूप में निर्णय निर्माण उपागम पर ध्यान दिया। हर्बर्ट ए साइमन ने राजनीति प्रशासन द्वैतता को खारिज किया और लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए अनुभविक उपागम का यानी एक्सपीरियंशियल या इंपिरिकल अप्रोच का सुझाव दिया। वर्ष 1947 में रॉबर्ट ए डहल ने एक लेख द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द 3 प्रॉब्लम में लिखा जो अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में प्रकाशित हुआ। रॉबर्ट डहल ने तर्क दिया कि लोक प्रशासन में विज्ञान का उद्भव तब तक संभव नहीं जब तक कि आदर्शवादी मूल्यों के स्थान को स्पष्ट नहीं किया जाता। लोक प्रशासन के क्षेत्र में मनुष्य की प्रकृति को बेहतर तरीके से नहीं समझा जाता और एक तुलनात्मक अध्ययनों का संग्रह नहीं होता है जिससे उन सिद्धांतों और समानताओं को खोजा जा सके। रॉबर्ट डहल के अनुसार जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं है तब तक लोक प्रशासन के विज्ञान के दावे खोखले प्रतीत होते हैं। फिर पहचान एवं संकट का काल, तो ये फेज ऑफ क्राइसिस था, है ना। फेज ऑफ क्राइसिस या आइडेंटिटी एंड फेज ऑफ क्राइसिस तो कब से कब रहा, 1948 से 70 के बीच में। राजनीतिक प्रशासन विभाजन और प्रशासन के सिद्धांतों को नकारने के साथ लोक प्रशासन को संकट का सामना करना पड़ा। इस चरण में वैश्विक और
सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन की प्रासंगिकता खोजी जाने लगी। इस समय राजनीति एवं प्रशासन में कुछ विद्वानों ने अलगाव को नकार दिया और राजनीति के माध्यम से ही प्रशासन का अध्ययन करने लगे, जबकि कुछ ने लोक प्रशासन के अध्ययन को बनाए रखा। पूर्व के प्रशासनिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर प्रश्न उठाया गया। इस समय एशिया एवं अफ्रीका के नवोदित देशों के प्रशासन ने पुराने प्रशासनिक सिद्धांतों पर प्रश्न उठाया। इस संकट से बचने के लिए लोक प्रशासन में कल्याण प्रशासन यानी वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार प्रबंधन यानी ट्रेड मैनेजमेंट, आर्थिक ढांचे का प्रशासन इत्यादि को सम्मिलित किया गया। इस समय फ्रेडरिक रिक्स तथा डगलस मार्क ग्रेगर महत्वपूर्ण विद्वान थे। फ्रेडरिक रिक्स और डगलस मार्क ग्रेगर। कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान की तरफ लौट गए, कुछ प्रशासनिक विज्ञान की ओर बढ़े। दोनों ही मामलों में लोक प्रशासन ने अपनी अलग पहचान और भिन्नता खो दी। वर्ष 1956 में एडमिनिस्ट्रेशन साइंस क्वार्टरली पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। इस प्रयास में भी लोक प्रशासन को अपनी निजी स्वरूप खोजना पड़ा। इसे व्यापार प्रबंधन की ओर मुखातिब होना पड़ा। नवीन लोक प्रशासन 1971 से जारी है, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस चरण का मुख्य विषय लोक नीति विश्लेषण का सरोकार। तो इस चरण का मुख्य विषय क्या था? लोक नीति विश्लेषण यानी पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। लोक प्रशासन के विद्वान नीति विज्ञान यानी पॉलिसी साइंस, राजनीतिक अर्थशास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी, नीति निर्माण पॉलिसी मेकिंग, नीति विश्लेषण यानी पॉलिसी एनालिसिस के संबंधित क्षेत्रों में बहुत रुचि दिखा रहे थे। लोक नीति उपागम को प्रशासनिक विश्लेषण में स्वीकार्यता मिल गई, क्योंकि राजनीति प्रशासन द्विभाजन के पारंपरिक विचार को त्यागा जा चुका था। ड्वाइट वाल्डो ने कहा कि राजनीति और प्रशासन के बीच पृथक्करण एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। लोक नीति उपागम अपनाने के साथ लोक प्रशासन अंतर अनुशासनात्मक बन गया। इससे सामाजिक प्रासंगिकता हासिल कर ली गई। लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र के प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयोग सिद्धांत को विभाजित किया। फिर भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन। तो वर्ष 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन का प्रश्न पत्र जुड़ा। वर्ष 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय ने विश्व लोक प्रशासन पर एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया, विश्व लोक प्रशासन। फिर वर्ष 1949-50 में नागपुर विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन और स्थानीय सरकार विभाग की स्थापना की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह भारत में प्रशासकीय शोध कार्य का केंद्र था। तो यह भारत में प्रशासकीय शोध कार्यों का केंद्र है तथा इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ज्ञान फैलाता ज्ञान बांटता है। लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम। तो अप्रोचेस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के? लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों की व्याख्या इस प्रकार है। पहला है दार्शनिक उपागम यानी फिलोसॉफिकल अप्रोच। तो यह सबसे व्यापक और पुराना दृष्टिकोण है। यह प्रशासनिक गतिविधियों के सभी पहलुओं पर विचार करता है। यह मानक दृष्टिकोण पर आधारित है और क्या होना चाहिए इस पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक नीति गतिविधियों के आधारभूत आदर्शों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करना है। प्लेटो का द रिपब्लिक, हॉब्स का लेवियाथन, महाभारत का शांति पर्व, स्वामी विवेकानंद और पीटर सेल्फ इस दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। फिर कानूनी उपागम यानी लीगल अप्रोच या लीगलिस्टिक अप्रोच। तो यह दृष्टिकोण यूरोप के फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी जैसे महाद्वीपीय देशों में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ब्रिटेन और अमेरिका में भी इसके समर्थक हैं। अमेरिका में फ्रैंक जे गुडनाव इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक थे। ये लोक प्रशासन का अध्ययन कानून के एक हिस्से के रूप में करते थे। फिर संवैधानिक कानूनी ढांचे, संगठन, शक्तियों, कार्यों और लोक अधिकारियों की सीमाओं पर बल देता है, इसलिए इसे न्यायिक या न्यायवादी दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे पुराना व्यवस्थित रूप से निर्धारित दृष्टिकोण है। यह मुक्त व्यापार के युग में अस्तित्व में आया, जब राज्य की भूमिका सीमित और सरल थी। ऐतिहासिक उपागम यानी हिस्टोरिकल अप्रोच। तो यह भूतकाल में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों और वर्तमान पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के जरिए लोक प्रशासन का अध्ययन करता है। यह प्रशासनिक एजेंसियों से संबंधित सूचनाओं को कालानुक्रम में संगठित और व्याख्यायित करता है। एल.डी. व्हाइट ने अमेरिकी संघीय प्रशासन का इसके निर्माणात्मक काल में अपने 4 शानदार ऐतिहासिक कथनों के जरिए वर्णन किया। इसका नाम है द फेडरलिस्ट 1848, द जेफरनियंस, द
जेफरनियंस 1951, दी जेंक्सियंस, दी जैक्सनियंस और द रिपब्लिकन एरा। कौटिल्यकार साथ मुगल प्रशासन और ब्रिटिश प्रशासन के विभिन्न अध्ययन भारत की पुरानी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की एक झलक देते हैं। यह दृष्टिकोण प्रशासन के जीवनी संबंधी दृष्टिकोण के से निकट रूप में जुड़ा हुआ है। फिर केस स्टडी उपागम यानी केस स्टडी अप्रोच। इसका संबंध उन खास घटनाओं के विस्तृत वर्णन से है जो एक प्रशासन के निर्णय निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं या उस ओर ले जाते हैं। व्हाइट वाल्डो इसके प्रमुख समर्थक हैं। यह प्रशासन की वास्तविकताओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास करता है और लोक प्रशासन के विद्यार्थियों को उनसे परिचित कराता है। वर्ष 1930 के दशक में अमेरिका में लोक प्रशासन लोकप्रिय हुआ, तो यह वर्ष 1930 के दशक में अमेरिका में लोकप्रिय हुआ। वर्ष 1952 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से 20 केस अध्ययन हेरोल्ड स्टीन के संपादन में प्रकाशित हुए। भारत में भी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली और राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में कई केस अध्ययन प्रकाशित किए गए। व्हाइट वाल्डो के अनुसार केस पद्धति लोक प्रशासन के अध्ययन और अध्यापन का एक स्थायी अंग होने जा रहा है। उपरोक्त के अलावा लोक प्रशासन के अध्ययन के कई अन्य दृष्टिकोण भी हैं। पहला है संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच, दूसरा है मानव संबंध अप्रोच यानी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, तीसरा है व्यवहार संबंधी यानी बिहेवियरल अप्रोच, तुलनात्मक उपागम यानी कंपैरेटिव अप्रोच, फिर पर्यावरणीय उपागम यानी एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल अप्रोच, विकास इन डेवलपमेंट अप्रोच, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक चयन उपागम यानी रैशनल चॉइस या पब्लिक चॉइस अप्रोच। तथ्य मूल दृष्टिकोण से लोक प्रशासन के अध्ययन के इन निम्नलिखित उपागमों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आधुनिक उपागम यानी मॉडर्न अप्रोचेस, जो इस बात पर केंद्रित होते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, अर्थात ये वास्तविक प्रशासनिक स्थितियों के बारे में सुझाव देते हैं। दूसरा मानक यानी नॉर्मेटिव अप्रोच, जो इस बात पर केंद्रित होते हैं कि लोक प्रशासन को क्या होना चाहिए, अर्थात ये आदर्श प्रशासनिक स्थितियों के बारे में सुझाव देते हैं। अभिप्रेरणा का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तो सोशल एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक डगलस मैकग्रेगर और अब्राहम मास्लो हैं। यह सिद्धांत संगठन के मानवीय पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। व्यक्ति तथा संगठन के प्रति उसके योगदान में विश्वास इस सिद्धांत का केंद्र है। मास्लो ने वर्ष 1943 में प्रकाशित अपने लेख मानव अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी में अभिप्रेरणा के एक सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की। मास्लो ने संगठन और व्यक्तियों के बीच संबंधों का मानव आवश्यकताओं के दृष्टि से विश्लेषण किया। मास्लो के अनुसार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन के सदस्य बनते हैं। उनकी आवश्यकताएं हैं शारीरिक सुरक्षा संबंधी, सामाजिक प्रतिष्ठा, आदर संबंधी और स्वयं सिद्ध। शारीरिक तथा सुरक्षा की आवश्यकताएं सोपान क्रम में के निचले स्तर की आवश्यकताएं हैं तथा स्वयं सिद्ध आवश्यकताएं सर्वोच्च स्तर की आवश्यकताएं। सामाजिक तथा आदर संबंधी आवश्यकताएं इनके बीच या सोपान क्रम के मध्य स्तर पर आती हैं। मास्लो का विश्वास था कि नीचे की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। मास्लो के अनुसार प्रत्येक आवश्यकता एक समय पर एक व्यक्ति के लिए लक्ष्य होती है। जब व्यक्ति अपनी एक आवश्यकता पूरी कर लेता है तभी वह उसके ऊपर के क्रम की आवश्यकता की ओर चलता है। यह प्रक्रिया मानव जीवन में प्रतिदिन चलती रहती है। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के दूसरे प्रतिपादक के तौर पर मैकग्रेगर का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने मानवीय स्वभाव के संबंध में दो सिद्धांत दिए। एक्स थ्योरी, तो थ्योरी एक्स। इस सिद्धांत के अनुसार पहला, प्रत्येक आदमी काम के प्रति स्वाभाविक अरुचि रखता है तथा जहां तक संभव हो इससे बचने का प्रयास करता है। दूसरा, इसके लिए अधिकतर व्यक्तियों को बाध्य करने, नियंत्रित करने, निर्देशित करने तथा दंड की धमकी देने की आवश्यकता है। यक्ष सिद्धांत मानवों को सुस्त, कोई आकांक्षा न रखने वाला, परिवर्तन विरोधी और झूठा मानता है। ऐसी स्थिति में प्रबंधक कठोर दबाव एवं धमकी तथा शिथिल नीति, अधिक छूट देना आदि अपना सकता है। फिर वाई सिद्धांत यानी वाई थ्योरी, तो यह सिद्धांत मनुष्य और प्रबंधन के बीच एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इसमें मैकग्रेगर निर्देशन और नियंत्रण के स्थान पर समन्वय की स्थापना करता है। मैकग्रेगर के अनुसार समन्वय का अर्थ ऐसी स्थितियों का
निर्माण करने से है, जिसमें संगठनों के सदस्य अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए अपने प्रयासों को लगाकर सर्वाधिक अच्छे रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें संगठनों के सदस्य अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए अपने प्रयासों को लगाकर सर्वाधिक अच्छे रूप में प्राप्त कर सकते हैं परिणाम। बाई सिद्धांत एक ऐसे संगठन को बनाए रखने के महत्व पर बल देता है जिससे लोग आत्मविश्वासी तथा अभिप्रेरित अनुभव करें। व्यवस्था उपागम यानी सिस्टम्स अप्रोच। तो व्यवस्था यानी सिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जीव विज्ञान में लुडविग वान बर्टलाम्फी ने किया था। लुडविग वान बर्टलाम्फी ने किया था। समाज विज्ञान में सबसे पहले टॉलकॉट पार्सन ने शब्द का प्रयोग किया। लोक प्रशासन में इस सिद्धांत की व्याख्या साइमन चेस्टर बर्नार्ड सी वेस्ट चर्चमैन ने की। इस उपागम के अनुसार इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र सभी एक व्यापक सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं, जैसे शरीर व्यवस्था था उसके अंग। अंतर अनुशासनिक पद्धति यानी इंटरडिसिप्लिनरी मेथड का प्रयोग व्यवस्था सिद्धांत में किया जाता है। साइमन ने संगठन की संपूर्ण व्यवस्था को एक उपव्यवस्था माना तथा उन्होंने समस्याओं के समाधान को तर्क संगत माना। संगठन व्यक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था है जो चयन करती है तथा आवश्यकताओं व वातावरण के साथ प्रक्रिया करती है। टॉलकॉट पार्सन ने व्यवस्था उपागम को उस अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जो संबंध को बोधगम्य नियमितताओं को समेटने वाले अंगों, संगठकों और प्रक्रियाओं के बीच अंतर निर्भरताओं के जटिल समूह के साथ साथ अन्य जटिल समूह तथा परिवेश की ओर भी संकेत करती है। व्यवस्था की अवधारणा के अध्ययन में व्यवस्था के अंगों तथा अंगों के बीच संबंधों, व्यवस्था तथा उसके परिवेश के बीच संबंधों का अध्ययन शामिल है। किसी भी व्यवस्था के 5 मूल अंग होते हैं: आगत यानी इनपुट, फिर प्रक्रिया यानी प्रोसेस, निर्गत यानी आउटपुट, फीडबैक और परिवेश यानी बाउंड्री या इन्वायरमेंट। तो खुली व्यवस्था पारगम सीमाओं वाली होती है। तो जो ओपन सिस्टम होता है वो उसमें परमेबिलिटी होती है, यानी कोई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ सकता है और परिवेश के साथ लगातार संबंध बनाए रखती है। बंद व्यवस्थाओं की सीमा अपारगम होती है, इम्परमिएबल होती है और वे अपने परिवेश के साथ घुलती मिलती नहीं। खुली व्यवस्थाएं अधिक आंतरिक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण और विस्तार के साथ विकसित होती हैं और संगठन के उच्चतर स्तर की ओर बढ़ती हैं। बंद व्यवस्थाएं अव्यवस्था, असंगठन और आत्मविनाश की ओर बढ़ती हैं, जो सकारात्मक एंट्रोपी है। व्यवस्था से जुड़ी अन्य अवधारणाएं हैं सहचार यानी पूर्णता, गेस्टाल्ट, फिर साइबरनेटिक्स अर्थात फीडबैक प्रणाली, एंट्रोपी यानी व्यवस्था के विखंडित होने की प्रवृत्ति की माप, असम अंतिमता यानी समान परिणाम, सम अंतिमता यानी समान परिणाम, सम व्यक्तिकता यानी समान गुण। एक व्यवस्था के रूप में संगठन, तकनीक उपव्यवस्था, समर्थन उपव्यवस्था, रखरखाव उपव्यवस्था, अनुकूलन उपव्यवस्था, मनोवैज्ञानिक उपव्यवस्था, संरचनात्मक उपव्यवस्था, प्रबंधन उपव्यवस्था, ये सब इसके पार्ट होते हैं। व्यवस्था उपागम के विकास में मुख्य योगदान निम्न है। पहला है एक जीव विज्ञानी लुडविग वान बर्टलाम्फी ने समान व्यवस्था यानी जनरल सिस्टम थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एमपी फॉलेट ने लेखन में संगठन के व्यवस्था उपागम को अपनाया। तो एमपी फॉलेट ने सिस्टम अप्रोच को अपनाया था। उन्होंने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था माना यानी सोशल सिस्टम माना। ऑर्गेनाइजेशन को वो एक सोशल सिस्टम मानती है। तीसरा है रॉबर्ट बीनर साइबरनेटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने आगत, प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक एवं परिवेश वाले एक व्यवस्था के रूप में संगठन को एक स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। चौथा, व्यवस्था उपागम के सांगठनिक सिद्धांत और विश्लेषण में मुख्य योगदान करने वाले हर्बर्ट ए साइमन हैं। उनकी रचना ऑर्गेनाइजेशन का इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। फिर फिलिप सेल्जनिक ने सरकारी व अन्य विशाल जटिल संगठनों के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का अनुसरण किया। फिर दी टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशन इंग्लैंड ने व्यवस्था उपागम का प्रयोग कर संगठनों पर काफी मात्रा में साहित्य सृजन किया। व्यवस्था उपागम ने सांगठनिक परिघटना को इसकी पूर्णता में और एकीकृत रूप से व्याख्यायित और वर्णित किया। निर्गत निर्माण उपागम
निर्णय निर्माण उपागम यानी डिसीजन मेकिंग अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच। तो टेरी निर्णय निर्माण को दो या दो से अधिक संभाव्य विकल्पों में एक व्यवहारिक विकल्प को चुनने के रूप में परिभाषित करते हैं। डिसीजन मेकिंग का अर्थ होता है अत्यधिक विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव करना। व्यवस्था का निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग के माध्यम से अध्ययन करते हैं। निर्णयकारिता सिद्धांत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। नीति यानी पॉलिसी एक दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस है, जबकि निर्णय एक कार्य। डिसीजन मेकिंग अप्रोच का सबसे पहले प्रयोग चेस्टर बर्नार्ड द्वारा किया गया। चेस्टर बर्नार्ड ये व्यवहारवादी एवं आधुनिक उपागम से संबंधित है। परंपरागत विचारक डिसीजन मेकिंग थ्योरी को नहीं मानते। हेनरी फ्योल उर्विक डिसीजन मेकिंग थ्योरी को शिष्टमंडल यानी डेलीगेशन तथा सत्ता अथॉरिटी से संबंधित मानते हैं, जबकि टेलर ने कहा है कि केवल वैज्ञानिक प्रबंधन ही डिसीजन मेकिंग का आदर्श आधार है। साइमन के अनुसार निर्णय का अभिप्राय तथ्यों और मूल्यों से है। निर्णय तथ्यों एवं मूल्यों की मिश्रित अभिव्यक्ति है। निर्णय में विकल्पों का चुनाव किया जाता है और ऐसे विकल्प चुने जाते हैं जो अधिकतम सकारात्मक और न्यूनतम नकारात्मक हो। साइमन के अनुसार संगठन में सभी स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं। साइमन के अनुसार संगठन में निर्णय सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसे फ्योल ने POCCC के द्वारा तथा गुलिक ने पोस्कोर्ब के द्वारा वर्णित किया है। साइमन ने परंपरागत सिद्धांत को कहावतें प्रोवर्ब्स कहा है। निर्णय निर्माण एंड डिसीजन मेकिंग ये एक एम्पिरिकल अप्रोच है ना, अनुभविक उपागम से संबंधित है। निर्णय निर्माण नीति निर्माण से काफी निकटता से जुड़ा हुआ है, मगर ये एक नहीं है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का पहला व्यापक विश्लेषण चेस्टर बर्नार्ड ने दिया। उन्होंने कहा कि निर्णय की प्रक्रियाएं मोटे तौर पर चुनाव को संकीर्ण बनाने की तकनीकें हैं। हर्बर्ट साइमन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय विचारक हैं। उन्होंने निर्णय डिसीजन मेकिंग की परिभाषा कार्यवाहियों के वैकल्पिक रास्तों के बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव के रूप में की। हर्बर्ट साइमन पहला निर्णय निर्माण पूरे संगठन में ही व्याप्त होता है, यानी संगठन के सभी स्तरों पर निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा, उन्होंने प्रशासन और निर्णय निर्माण के बीच समानताएं बताई हैं, क्योंकि प्रशासन का हर पहलू निर्णय निर्माण के इर्द गिर्द घूमता है। साइमन के अनुसार प्रशासन की अवधारणा के दो मूलभूत तत्व हैं। पहला, क्लासिकीय चिंतकों यानी क्लासिकल थिंकर्स के सिद्धांत उपागम यानी थ्योरी अप्रोच के विकल्प के रूप में निर्णय निर्माण उपागम पर जोर यानी डिसीजन मेकिंग अप्रोच पर जोर दिया गया। प्रशासन के अध्ययन में आदर्शवादी उपागम के विपरीत अनुभविक उपागम की वकालत यानी जो आइडियलिस्ट अप्रोच है उसके स्थान पर एम्पिरिकल अप्रोच को बढ़ावा दिया गया। हर निर्णय दो आधार पर निर्भर होता है ना, तो हर निर्णय दो आधारों पर निर्भर होता है। पहले तथ्यात्मक आधार, दूसरा तो फैक्ट पर बेस्ड होगा या वैल्यू पर बेस्ड होगा कोई भी निर्णय। अंतिम लक्ष्यों के चुनाव मूल आधार है। लक्ष्यों को लागू करना तथ्यात्मक निर्णय है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण के 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला, असूचना गतिविधि यानी इंटेलिजेंसी एक्टिविटी, निर्णय लेने के अवसरों की खोज है। फिर डिजाइन एक्टिविटी, कार्यवाही के संभव रास्तों का आविष्कार, विकास और विश्लेषण करना। और तीसरा है चुनाव गतिविधि यानी सिलेक्शन एक्टिविटी, दिए गए विकल्पों में से एक चुनना। तो पहले है इंटेलिजेंसी एक्टिविटी यानी निर्णय लेने की अवसरों की खोज। फिर डिजाइन एक्टिविटी यानी कार्यवाही के संभव रास्तों का आविष्कार, विकास और विश्लेषण होता है। फिर चुनाव गतिविधि यानी सिलेक्शन एक्टिविटी, दिए गए विकल्पों में से एक का चुनना। सामान्यतः असूचना गतिविधि डिजाइन से पहले और डिजाइन गतिविधि चुनाव से पहले होती, लेकिन चरणों का क्रम इस क्रम में कहीं जटिल होता है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, तो नियोजित व अनियोजित निर्णय ये साइमन है। तो इसमें प्लान्ड और अनप्लान्ड डिसीजन आते हैं और इसका कॉन्सेप्ट साइमन देते हैं। समजात और अद्वितीय निर्णय पीटर ड्रेकर का कॉन्सेप्ट है। तो होमोजेनस या होमोलॉगस और यूनिक डिसीजन ये पीटर ड्रेकर का कॉन्सेप्ट है। सांगठनिक और व्यक्तिगत निर्णय यानी ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल डिसीजन ये चेस्टर बर्नार्ड का कॉन्सेप्ट है। मॉडल, तो साइमन का परिसीमित तार्किक मॉडल, तो साइमन का बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल। लिंडब्लूम का वृद्धिशील मॉडल यानी इंक्रीमेंटल
मॉडल ऑफ लिंडब्लूम। फिर एथजियानी का मिश्रित मॉडल, एथजियानी का मिश्रित मॉडल यानी मिक्स्ड मॉडल ऑफ एथजियानी। फिर ड्रॉर का ऑप्टिमल मॉडल, ड्रॉर का ऑप्टिमल मॉडल। साइमन का परिसीमन तार्किकता मॉडल, तो साइमन का जो बाउंडेड रेशनैलिटी का मॉडल है उसको देखते हैं। तार्किक निर्णय निर्माण के उनके मॉडल को व्यवहार की विकल्प मॉडल भी कहा जाता है, यानी इसको बिहेवियरल चॉइस मॉडल भी कहा जाता है। तार्किकता को मूल्यों के अर्थ में श्रेष्ठ कर व्यवहार विकल्पों के चुनाव के रूप में देखा जाता है और जहां व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन हो सकता है। प्रशासनिक व्यवहार में संपूर्ण तार्किकता असंभव है, प्रशासनिक व्यवहार में संपूर्ण रैशनैलिटी असंभव है, इसलिए निर्णय को सर्वाधिक विस्तृत करना भी संभव नहीं है। किसी सांगठनिक विन्यास में मानव व्यवहार परिसीमन तार्किकता यानी बाउंडेड रैशनैलिटी से पहचाना जाए तो संतोषप्रद सक्षम निर्णयों की ओर ले जाता है, न कि विशालतम बनने वाले निर्णय की ओर। संतोषप्रद सक्षम निर्णय निर्माण का ऐसा विकल्प चुनता है जो संतोषजनक या पर्याप्त रूप से अच्छा है। सीमाओं को ध्यान में रखते हुए साइमन ने आर्थिक मनुष्य के रूप में यानी इकोनॉमिक मैन के विरुद्ध प्रशासनिक मनुष्य यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कॉन्सेप्ट दिया। तो साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कॉन्सेप्ट देते हैं, है ना, इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं। प्रशासनिक मनुष्य विकल्पों के चुनाव में संतुष्ट होकर जो दुनिया देखता है वह असली दुनिया का सरलीकृत प्रारूप है। वह सभी विकल्प सुनिश्चित किए बिना चुनाव कर सकता है। तुलनात्मक रूप से सरल अनुभव सिद्ध नियम से निर्णय लेता है। वृद्धिशील मॉडल यानी इंक्रीमेंटल मॉडल किसका है? लिंडब्लॉम, है ना, लिंडब्लॉम का। तो चार्ल्स ई लिंडब्लॉम ने अपने लेख द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू 1959 में निर्णय निर्माण के वृद्धिशील इंक्रीमेंटल मॉडल की वकालत की। इंक्रीमेंटल मॉडल को शाखा तकनीक या क्रमिक सीमित तुलनाओं का मॉडल या चरणबद्ध निर्णय निर्माण भी कहते हैं। तो इसे ब्रांच टेक्निक या क्रमिक सीमित तुलनाओं का मॉडल यानी ग्रेजुअल लिमिटेड कंपैरिजन मॉडल भी कहते हैं। ग्रेजुअल लिमिटेड मॉडल कंपैरिजन या फेज्ड डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। अमिताई एथजियानी की रचना द थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग है। एजलेक ड्रॉर की रचना पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड है। पारिस्थितिकी उपागम यानी इकोलॉजिकल अप्रोच। तो परिवेशीय उपागम यानी इकोलॉजिकल अप्रोच प्रशासनिक व्यवस्था और इसके परिवेश के बीच, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आयाम शामिल हैं, लेन देन की गति का अध्ययन करता है। प्रशासनिक व्यवस्था समाज की उपव्यवस्थाओं में से एक है और अन्य उपव्यवस्थाओं से प्रभावित होती है तथा उन्हें प्रभावित करती है। लोक प्रशासन के अध्ययन में परिवेशीय उपागम की शुरुआत J.M. गॉस वर्ष 1947, रॉबर्ट डाहल 1947, रॉस्को मार्टिन और F.W. रिग्स ने 1961 द्वारा की। F.W. रिग्स का महत्वपूर्ण है। तो F.W. रिग्स इस उपागम के सबसे बड़े व्याख्याकार हैं। रिग्स लोक प्रशासन में परिवेश की यानी इकोलॉजिकल अप्रोच के सबसे बड़े प्रतिपादक हैं। रिग्स ने अपनी रचना द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन और इसके बाह्य परिवेश के बीच संबंध की जांच की। रिग्स ने संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच अपनाया एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में उस उपागम को अपनाने का सुझाव सबसे पहले वर्ष 1955 में ड्वाइट वाल्डो ने दिया था। तो रिग्स ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को अपनाया, लेकिन इसको अपनाने का सबसे पहला सुझाव किसने दिया था? ड्वाइट वाल्डो ने। कब? 1955 में। संरचनात्मक कार्य संबंधी उपागम यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के अनुसार हर समाज की विशिष्ट संरचना होती है जो विशिष्ट कामों को करती है।
संलयित प्रिज्मी विवर्तित मॉडल यानी फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। तो रिक्स ने लोक प्रशासन के परिवेश की व्याख्या के लिए कई आदर्श मॉडल बनाए। वर्ष 1956 में कृषि उद्योग वर्गीकरण विकसित किया। वर्ष 1956 में कृषि उद्योग वर्गीकरण विकसित किया। उन्होंने एक संक्रमणीय माध्यमिक मॉडल का प्रतिपादन किया जिसमें कृषक और औद्योगिक दोनों का ही चरित्र है। तो उन्होंने सेकेंडरी ट्रांजिशनल सेकेंडरी मॉडल को डेवलप किया जिसमें कृषक और औद्योगिक दोनों का ही चरित्र है। डिक्स ने नए संलयित प्रिज्मेटिक विवर्तित मॉडल को विकसित किया यानी फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल को डेवलप किया। पारंपरिक कृषि आधारित समाज के निकट संलयित और आधुनिक औद्योगिक समाज के निकट विवर्तित समाज। तो पारंपरिक कृषि आधारित समाज के निकट संलयित यानी फ्यूज्ड और आधुनिक औद्योगिक समाज के निकट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के निकट विवर्तित यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती। तो इसमें प्रिज्मेटिक नहीं दोस्तों, विवर्तित यानी डिफ्रैक्टेड मॉडल होता है। तो जो परंपरागत ट्रेडिशनल इकोनॉमीज होती हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज, तो यहाँ पर जो मॉडल होता है थर्ड वर्ल्ड इन द सेंस कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की जो कंट्रीज होती हैं, तो यहाँ पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है ज़्यादातर, और यहाँ का जो समाज होता है फ्यूज्ड मॉडल पर आधारित होता है, संलयित मॉडल पर आधारित होता है। और जो हाईली इंडस्ट्रियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉर एग्जांपल यूएसए और यूरोप, तो यहाँ पर जो समाज होता है वो डिफ्रैक्टेड होता है यानी विवर्तित समाज होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं तो प्रिज्मेटिक मॉडल लाई करता है। प्रिज्मेटिक मॉडल में दोनों की विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी बोलबाला रहता है, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस भी रहता है। तो ये काइंड ऑफ जो ईस्टर्न एशिया की स्टडीज पर ये बेस्ड है मॉडल। तो संलयित कार्यात्मक रूप से विसरित और विवर्तित कार्यात्मक रूप से विशिष्ट होता है। तो जो फ्यूज मॉडल होता है ये फंक्शनली विसरित होता है यानी डिफ्रैक्टेड होता है, ये काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो विवर्तित होता है या डिफ्रैक्टेड मॉडल होता है इंडस्ट्रियल, तो इसमें क्या रहता है, जो फंक्शनल यहाँ पर फंक्शन का स्पेशलाइजेशन होता है। तो AFW रिक्स का जो 3 टाइप्स ऑफ सोसाइटी है उसमें पहला है फ्यूज सोसाइटी यानी संलयित सोसाइटी। तो ये फंक्शनली डिफ्यूज सोसाइटी होती हैं। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज होती हैं ये उसका उदाहरण है। यहाँ पर कोई रिकॉग्नाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है और जो वेरियस सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो सेम स्ट्रक्चर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, बट एक सिंगल स्ट्रक्चर नंबर ऑफ फंक्शन को कैरी आउट करता है। सोसाइटी एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा निर्भर होती है। यहाँ पर किसी प्रकार का मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है। किंग और रॉयल फैमिली सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और अदर एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। यहाँ पर स्क्रिप्टिव वैल्यू यानी आरोपण की जो वैल्यूज होती हैं जो डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं सोसाइटीज में, तो यहाँ पर आपका स्टेटस और लाइफ ये चांसेस हैं वो आपके बर्थ पर स्क्रिप्टिव यानी जो आप पर आरोपित कर दिए गए है ना, बाई बर्थ। तो अगर आपकी बर्थ एक ब्राह्मण और ऊंचे खानदान में हुई है तो आपका उस प्रकार से आपकी स्टेटस और लाइफ के चांसेस डिटरमाइन होंगे। अगर आप दलित समुदाय में पैदा हो गए हैं तो आपके जो स्टेटस है और लाइफ के चांसेस हैं उस प्रकार डिटरमाइन होंगे। तो इस प्रकार की जो सोसाइटीज होती हैं इसमें बेसिकली लैटिन अमेरिका की कंट्रीज और जो अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं वो इसका उदाहरण हो सकती हैं। फिर दूसरा है दोस्तों डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। तो ये हाईली इंडस्ट्रियल लाइफ सोसाइटी होती है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है और यहाँ पर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन होता है और ये एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं। यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है और हर स्ट्रक्चर का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। यहाँ पर स्क्रिप्टिव वैल्यूज पर नहीं बल्कि अचीवमेंट, अगर आपने कोई चीज़ अचीव कर ली है, समान अवसर सभी को उपलब्ध होंगे और अपनी मेहनत अपने लगन से आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, है ना। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी फॉर एग्जांपल यूएसए और यूरोप में
कोई ऐसा डिवीजन है नहीं कि अगर आप कोई एस्क्रिप्टिव वैल्यू है, आप किसी समुदाय या जाति में पैदा हुए हैं तो आप हमेशा उसमें रहेंगे, ऐसा वहाँ कोई डिवीजन नहीं है। तो एस्क्रिप्टिव वैल्यू यहाँ नहीं होती। यहाँ की जो सोसाइटीज है वो अटेन्ड वैल्यू और एक्वायर्ड स्टेटस पर विश्वास करती है। तो आपने जो एक्वायर कर लिया और जो आपने वैल्यूज को अटेंड कर लिया, वहां पर आपका वैल्यू सिस्टम प्रिंसिपल काम करेंगे। और इस प्रकार की सोसाइटी को मार्केटाइज्ड सोसाइटी कहा जाता है। मार्केटाइज यानी बाजारवादी व्यवस्था इसको कहा जाता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो फ्री मार्केट मैकेनिज्म पर बेस्ड होता है। गवर्नमेंट लोगों की नीड्स और ह्यूमन राइट प्रमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये बात भी है। इसका जो उदाहरण है यू और यूएसए। लेकिन जो रिग्स हैं ये बेसिकली फोकस करते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी में। प्रिज्मेटिक सोसाइटी में और प्रिज्मेटिक सोसाइटी में है ना फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड दोनों के गुण पाए जाते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें यही है समाज की विशेषताएं। मतलब जो फ्यूज सोसाइटी होती है तो यहाँ पर आरोपण का सिद्धांत होता है, स्क्रिप्टिव वैल्यू पर बेस्ड होती है चीजें, विशिष्टतावाद इसमें नहीं होता है। और जो आपका फंक्शनल है वो कोई स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता रहता है। जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज होती हैं यहाँ पर अचीवमेंट वैल्यूज है, अगर आपने कुछ अचीव कर ली है तो वो आपका स्टेटस और समाज में आपकी स्थिरता को दर्शाएंगे। इसमें यूनिवर्सलिज्म होता है, यानी सभी के ऊपर ये लागू होती हैं चीजें। और यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, तो एक स्ट्रक्चर केवल एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिर प्रिज्मेटिक सोसाइटी में ये रिसिपिएंट के रूप में होते हैं। यहाँ पर चॉइस होती है आपके पास, और यहाँ पर मल्टी फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है। प्रिज्मेटिक साला मॉडल, तो ये रिलेटेड है किससे? प्रिज्मेटिक सोसाइटी से। तो इसमें क्या है, रिक्स ने मुख्य रूप से प्रिज्मेटिक समाजों में प्रशासनिक व्यवस्था और उनके परिवेश के बीच संबंधों का अध्ययन किया, इसलिए उन्हें प्रिज्मेटिक साला मॉडल का निर्माण किया। प्रिज्मीय समाज का प्रतिनिधि है, तो प्रिज्मी यानी प्रिज्मेटिक्स ये प्रिज्मी समाज का प्रतिनिधि है, और साला उस प्रिज्मी समाज की प्रशासनिक उपव्यवस्था या नौकरशाही का प्रतिनिधि है। फिर प्रिज्मी साला मॉडल की 3 विशेषताएं हैं। पहली विषम जातीयता, तो यहाँ पर हेट्रोजेनिटी होती है। प्रिज्मी समाज में अलग अलग किस्म की व्यवस्थाएं, प्रथाएं और उपागम एक ही समय पर साथ साथ अस्तित्व में रहते हैं। साला संलेस समाज के चैम्बर और विवर्तित समाज के ब्यूरो के तत्वों को जोड़ता है। तो साला में जो काइंड ऑफ इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जो फ्यूज सोसाइटी में होता है, संलित सोसाइटीज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे चैम्बर कहते हैं। और जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसको उसको ब्यूरो कहते हैं। तो फ्यूज सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसे चैम्बर कहते हैं। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसको ब्यूरो कहते हैं। तो जो साला मॉडल है वो इन दोनों को जोड़ता है। औपचारिकता होती है, यानी फॉर्मलिज्म होता है, हाई डिग्री ऑफ फॉर्मलिज्म होता है, तो सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को बताता है। तो जो फॉर्मलिज्म है ये सिद्धांत और व्यवहारिकता के बीच में अंतर बताता है। तो सिद्धांत कुछ कहते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट कुछ अलग कह रहे हैं और व्यवहार में कुछ अलग चीजें होती। तो सिद्धांत में तो लिखा हुआ है कि भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि भारत कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है, कैपिटलिज्म का प्रमोशन हो रहा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही हैं, है ना, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तरफ भारत बढ़ रहा है। तो लिखा कुछ है, होता कुछ है। फिर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि लिखा कुछ होता है, संविधान में लिखा कुछ होता है, पालन कुछ होता है। तो ये चीज है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। फिर परस्पर व्याप्ति यानी फंक्शनल ओवरलैपिंग। तो फंक्शनल ओवरलैपिंग होती है वह स्तर जहां एक विवर्तित समाज की औपचारिक रूप से वर्गीकृत संरचनाएं एक संलेस समाज की अवर्गीकृत संरचनाओं के साथ सहअस्तित्व में रहती हैं। इसके 5 अलग अलग पहलू हैं। भाई भतीजावाद यहाँ होता है, मानकीयता होती है, बहुसांप्रदायिकता, बाजार कैंटीन मॉडल और प्राधिकार बनाम नियंत्रण। तो ये चीजें हैं यहाँ पर।
इसमें क्या रहता है कि जो सिमिलर फंक्शन है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सिमिलर फंक्शन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो हालांकि बहुत सारे सिस्टम एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे सभी सिस्टम के द्वारा, या कोई एक सिस्टम होगा जो कि बहुत सारे फंक्शन को करता हुआ दिखाई देगा। तो ये इसमें ये होता है। साला यानी नौकरशाही की विशेषता, यहाँ पर भाई भतीजावाद होता है। तो भर्ती में साला का चरित्र भाई भतीजावाद का होता है। बहुमानकिकता होती है, बहुमानकिकता यानी मल्टी स्टैंडर्ड होते हैं यहाँ पर। आधुनिक और पारंपरिक मानकों का सह अस्तित्व होता है। यहाँ पर मॉडर्न वैल्यूज भी एग्जिस्ट करेंगी, मॉडर्न स्टैंडर्ड भी रहेंगे और ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड भी रहेंगे। तो मॉडर्न स्टैंडर्ड में आप आर्मी में जाएंगे, यूनिफॉर्म लगाएंगे, लेकिन आप अपनी पारंपरिक वेशभूषा में दिखेंगे तो पंजाबी पगड़ी लगाएंगे, और जो ब्राह्मण होंगे तिलक लगाएंगे। तो पारंपरिक और आधुनिक दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी। बहुसांप्रदायिकता यानी मल्टी रिलीजियसटी रहती है यहाँ पर। तो एक दूसरे के साथ सत्ता संबंध रखते हुए विभिन्न जातियां और धार्मिक समूहों का एक सहअस्तित्व रहता है। रिक्स इसे क्लिक्स कहते हैं, यानी क्लब और सेक्ट। बाजार कैंटीन मॉडल, तो प्रिज्मी बाजार की आर्थिक उपव्यवस्था को रिक्स बाजार कैंटीन मॉडल कहते हैं। मूल अनिर्धारितता पैदा होती है। प्राधिकार बनाम नियंत्रण, तो अथॉरिटी बनाम कंट्रोल। तो प्राधिकार संरचना बेहद केंद्रीकृत, यानी अथॉरिटी की संरचना होती है बेहद केंद्रीकृत और संकेंद्रित होती है। तो सेंट्रलाइज्ड और कंसंट्रेटेड होती है पावर, जबकि नियंत्रण संरचना स्थानीयकृत और विपरीत होती है। एक असंतुलित राजनीति होती है। रिक्स की अपनी पुस्तक प्रिज्मेटिक सोसाइटी पुनरावलोकन, प्रिज्मेटिक समाज पुनरावलोकन यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटी री एग्जामिन्ड 1975 में एक आयामी उपागम का स्थान द्विआयामी उपागम को दिया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से ये पहला चैप्टर समाप्त होता है। पहला चैप्टर यूनिट 9 का है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और चलिए आगे, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।